हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में। आज मैं चैप्टर जो शुरू करवाने जा रहा हूँ क्लास 12th का है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले 4 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा दिए हैं। आज ये चैप्टर नंबर 5 है और यहाँ से कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलस के पोर्शन में आपका लगभग 45% पेपर में आता है। बाकी अब की बार कोरोना की वजह से हो सकता है सिलेबस रिड्यूस हो, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है परसेंटेज ऊपर नीचे हो भी जाए। तो जो इसके चैप्टर इसके अंदर से जो रिलेटेड होंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये चैप्टर आपके कैलकुलस के पोर्शन है जिसके अंदर से नॉर्मली 45% सिलेबस आ जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो मतलब आप ये समझ के देखो कि ये चैप्टर आपके लिए कितने ज़रूरी है। और ये सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, कहीं ना कहीं ये लिंक करते हैं एक दूसरे से। कि कंटिन्यूटी का टॉपिक अगर हम आज पढ़ेंगे तो वो आगे डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आगे इंटीग्रेशन में काम आएगा। जैसे मान लो अगर आपको डेरिवेटिव आता होगा तो वो डिफरेंशिएबिलिटी का पोर्शन है। अगला चैप्टर जो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो डिफरेंशिएबिलिटी पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जब ये चैप्टर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का चैप्टर आएगा। इंटीग्रेशन अगर आपको इनडेफिनेट वाला समझ आएगा अच्छे से तो डेफिनेट वाला भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ चैप्टर जो हैं इसके 5, 6, 7, 8, 9 में ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज मैं जो करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे वो है कंटिन्यूटी पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात करते हैं कंटिन्यूटी की। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे भी आएंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज़ करो आप कुछ भी फंक्शंस लिखते हो, जैसे आप +1, +2 के अंदर अभी तक जो भी पढ़ते आए हो उनके अंदर आपने कई तरह के फंक्शन समझे और पढ़े भी हैं। जैसे सपोज़ करें x + 1 y = ठीक है, y = sin x है, या फिर y = x² है। ठीक है, y को हम जो है fx की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब y जो है फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ भी जो y है वो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ भी जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अगर हम इनके ग्राफ ड्रा करें, जैसे y = x² का अगर ग्राफ आप ड्रा करते हो तो वो ग्राफ आपको पैराबोला टाइप का मिलेगा। पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला आपने फर्स्ट +1 में कॉनिक सेक्शन के चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो पैराबोला y = x² टाइप का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला अगर हम ड्रा करें कुछ इस तरीके से तो ये बिना पेन उठाए हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब एक कंटिन्यूस कर्व बन रही है, कंटिन्यूस कर्व कहते हैं इसको। ठीक है, लगातार बनती जा रही है, मतलब इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है। तो इस तरह की कर्व को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करो हम sin x के बारे में बात करते हैं। ये तो किसकी है, x² का ग्राफ है, ये fx = x² का ग्राफ है। ठीक है, सपोज़ करो हम sin x² की बात करें, sin x की बात करें, sin x का जो ग्राफ बनेगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ये, तो उसमें क्या था, जैसे ये 0, π/2, पाई, ठीक है, 3π/2 और 2π। इसी तरीके से इधर जाएं तो क्या होता था, -π/2, -π। तो जो ग्राफ आप ड्रा करते थे कुछ इस टाइप का होता था कि 0 पे वैल्यू साइन की 0 होती थी, π/2 पे 1 होती थी। ठीक है, फिर साइन पाई पे फिर 0 हो जाती थी, साइन 3π/2 पे -1 होती थी, फिर उसके बाद 2π पे
0 हो जाती थी। ठीक है, सेम वे में अगर पिछली साइड चलें इधर की तरफ तो साइन -π/2 पे वैल्यू क्या होती थी, -1। ठीक है, और उसके बाद -π पे क्या हो जाती थी, 0। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मतलब कंटिन्यूटी के ये मैं जो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल में हम बिना पेन उठाए कोई भी कर्व को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल लूँ, सपोज करो f(x) इज़ इक्वल टू वैल्यू है 1, कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है और वैल्यू हो जाए 2 इफ़ x ग्रेटर देन 0। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ध्यान से समझ आए तो पता आपको ये लगेगा कि इसमें जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, उसमें x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मतलब अगर ये 1 है ये 2 है तो लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 इधर की साइड होगा, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, ध्यान रखना इक्वल टू 0 पे 1 थी और ग्रेटर देन 0 पे 2 है। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, इसके बाद जो है 2 वैल्यू शो कर रहा है, वो ये 2 है। ठीक है, ये 1 थी, ये 2 है। मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 2 शो कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1 शो कर रहा है। अब आप ये देख पाएंगे कि 0 पॉइंट पे जो ग्राफ है इसका जो बना वो कंटिन्यूस कर्व नहीं है। कंटिन्यूस कर्व का मतलब हम बिना पेन उठाए उस कर्व को ड्रा नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे हमें ब्रेकिंग आएगी। ठीक है, अगर आप चेक कर पाएँ तो ये जो ग्राफ है 1 से ब्रेक होके कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। ठीक है, तो मतलब इसको बिना कलम उठाए प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, बिना पेन उठाए ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा कि कौन से फंक्शन हम कंटिन्यूस कहेंगे और किन फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मैं अब एक्चुअल डेफिनेशन पे आता हूँ कंटिन्यूस फंक्शन की। कंटिन्यूस फंक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी, देखिए। कंटिन्यूस फंक्शन, a function is said to be continuous at point C। मान लो C कोई भी जनरल पॉइंट है, कंटिन्यूस ये जो फंक्शन है मैं f लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ए फंक्शन f is said to be continuous at point C if fx limit x tends to C fx is equal to क्या हो जाए, fc हो जाए। ठीक है, कि fx पे लिमिट लगाने के बाद जो फंक्शन बने वो f ऑफ c टाइप का बने, मतलब ये लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल आ जाए, तब हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और हम पढ़ते हैं जो आगे एक और काम आने वाली है, फ़िलहाल मैं आपको इस पे ही काम करवाऊँगा। ठीक है, आप एक बार सिंपली ये डेफिनेशन ध्यान रखें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक डेफिनेशन और बताऊंगा इसके। ठीक है, तो मैंने क्या बात बोली दोबारा सुनिएगा कि कोई भी फंक्शन f कंटिन्यूस किसी भी पॉइंट c पे तभी होगा जब लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। हमें कॉन्टीन्यूस फंक्शन पढ़ते टाइम इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद
हम ये बात करेंगे कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे और कौन से नहीं होंगे। अगर मैं ये लेट कर लूँ, लेट f(x) and gx are continuous at point C, मतलब f(x) और gx अगर कोई भी दो फंक्शन हो जो C पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो, तो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि f(x) plus gx is also continuous at C। ठीक है, जो f(x) plus gx है वो भी C पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, कि हमें ये गिवन हो कि f और g कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी। ठीक है, और उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी। f(x) and gx is also continuous at point C। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा, उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी f(x) into gx is also continuous at point C। और फोर्थ हम ये कहेंगे कि f(x) by gx is also continuous at point C। ठीक है, वेयर, बस इसमें ये बात ध्यान रखना है चौथे पॉइंट में कि gx जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़ीरो हो गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फंक्शन जो gx है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस होंगे, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस आप ध्यान रखें किस टाइप के होंगे। पोलिनोमियल में कांस्टेंट भी आ जाते हैं, जैसे सिर्फ a लिखा है, a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर है, नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है। ठीक है, सिंपल एक नंबर है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब बात निकल के ये सामने आएगी, कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो ax इक्वल टू ax प्लस बी टाइप के जो एलिमेंट हैं ये भी हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। ये सारी की सारी मैं पोलिनोमियल बता रहा हूँ जो जो कॉन्टिन्यूस होंगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये भी कॉन्टिन्यूस होंगी। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दिस इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एंड सो ऑन। मान लो डिग्री 4 5 6 7 8 जो भी आप लेकर चलोगे, इस तरह की पोलिनोमियल्स हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका कंक्लूज़न, पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एट रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स या थीटा या एक्स जो भी लगाते हो एंड कोस एक्स ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं फॉर एवरी रियल। ठीक है, फॉर एवरी रियल यहाँ भी आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल। ठीक है, एट रियल नंबर की जगह ये सेंटेंस लिखना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये लिख लेंगे, पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल। ठीक है, तो यहाँ भी यही कहेंगे, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर
ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल, ठीक है। लेकिन आप ये बात जानते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो 6 टाइप के होते हैं। मैंने सिर्फ किसकी बात की, साइन एक्स और कोस एक्स की। कौन कौन से रह गए, टेन रह गया, टेंजेंट, कोट रह गया, सीकेंट रह गया और कोसिकेंट रह गया, ठीक है। वो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस ज़रूर होंगे लेकिन वो अपनी डोमेन में होंगे। डोमेन के बारे में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में बता दिया था, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूस हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होंगे। कैसे डोमेन में ही क्यों होंगे, उसका रीज़न सिंपल सा ही है। जैसे आप टेंजेंट की बात करते हो तो आप ये जानते हो टेंजेंट π/2 इनफाइनाइट होता है, मतलब वैल्यू उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो डोमेन में π/2 उसके नहीं आता, वो ओपन इंटरवल में होता है, मतलब उसमें टेंजेंट की डोमेन में π/2 इंक्लूड नहीं होता। इसी वजह से, ठीक है, वो अपनी डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन are continuous in their domain, ठीक है। जो उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन होगी उसके अंदर वो फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसके बाद बारी आती है मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शंस होते हैं जिनका जिन पे मोड वैल्यू लगती होती थी, आप जानते हो, आपने +1 में इनके बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। उनमें क्या होता था कि वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती थी, पॉजिटिव ही रहती थी। जैसे मोड एक्स है, ठीक है। मोड एक्स का आपको ग्राफ में बता देता हूँ, ग्राफ के बारे में भी चर्चा करेंगे एक दिन, लेकिन इसका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है मोड एक्स का, ठीक है। तो मोड एक्स का ग्राफ जो आप देख पा रहे हो, बिना पेन उठाए आप ड्रा कर सकते हो। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मोड एक्स जो फंक्शन है वो भी हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और उसके बाद कुछ और आ जाएंगे, जैसे log x है। log x आप उसकी डोमेन चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि किन वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे log x जो है 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि log 0 जो होता है वो -इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और log इन्फिनिटी होता है। तो इन वैल्यूज़ पे फंक्शन log x एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो log x जो कॉन्टिन्यूस रहेगा इन इट्स डोमेन रहेगा, ठीक है। CTS का मतलब ये है कॉन्टिन्यूस, मतलब वर्ड पूरा लिख लेना, ठीक है। log x इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो आज मैंने सारी बेसिक की बात की है। जो क्वेश्चन है मैं 5.1 के मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो आप इस बेसिक को आज अच्छे से समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। और कल से मैं जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवा रहा हूँ, अगर इसमें कुछ पार्ट ऐसा रह गया है जो आपको समझ नहीं आया तो अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।